मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी कितना दिखावा करती है न, वो एक बात भी मन से नहीं करती। आखिर कोई कितनी बनावट कर सकता है? कोई तो सीमा होनी चाहिए। बिना गहराई के कोई भी भाव प्रभावहीन सा लगता है। पता नहीं लोग इतना अभिनय कैसे कर लेते हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर मैं उसका चेहरा देखती रह गई। शोभा के मुंह से ऐसी बातें कितनी विचित्र और बेतुकी सी लग रही हैं। मैं सोचने लगी, जिस औरत ने पूरी उम्र दिखावा किया, अभिनय किया, किसी भी भाव में गहराई नहीं दर्शा पाए, उसी को आज गहराई दरकार क्यों कर हुई? यह वही शोभा है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी को नमस्कार तक नहीं करती थी। देखो न, अभी उस दिन सोमेश मेरे लिए शाल लाए तो वो इतनी तारीफ करने लगी कि क्या बताऊं। पापा इतनी सुंदर शाल लाए, पापा की पसंद कितनी कमाल की है। पापा यह, पापा वो। शोभा अपनी बहू चारू के बारे में कह रही थी। सोमेश खुश हुए और कहने लगे कि शोभा, तुम यह शाल चारू को ही दे दो। मैंने कहा कि इसमें देने लेने वाली भी क्या बात है, मिल बांट कर पहन लेगी। लेकिन सोमेश माने ही नहीं, कहने लगे, दे दो। मेरा मन देने को नहीं था, लेकिन सोमेश के बार बार कहने पर मैं उसे देने गई तो चारू कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं चाहिए, यह शेड मुझ पर थोड़े न जंचेगा, आप पर ज्यादा जंचेगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। सोमेश को खुश करने के लिए इतनी तारीफ कर दी कि वो भी इतराते फिरे। भला तारीफ करने का अर्थ यह तो नहीं होता कि आपको वो चीज चाहिए ही। मुझे याद है, शोभा स्वयं जो चीज हासिल करना चाहती थी उसकी दिल खोलकर तारीफ किया करती थी और फिर आशा किया करती थी कि हम अपने आप ही वो चीज उसे दे दें। हम 3 भाई बहन हैं। सबसे छोटा भाई शोभा, सबसे बड़ी और बीच में मैं। मुझे सदा प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता था। मैं छोटी बहन बनकर अपनी इच्छा मारती रही, पर शोभा ने कभी बड़ी बहन बनकर त्याग करने का पाठ न पढ़ा। अनजाने जरा जरा मन मारती मैं इतनी परिपक्व होती गई कि मुझे उसी में सुख मिलने लगा। कुछ नया आता घर में तो मैं पुलकित न होती। पता होता था अगर अच्छी चीज हुई तो किसी भी दशा में नहीं मिलेगी। एक ही बहू है मेरी, शोभा कहती। क्या क्या सोचती थी मैं, मगर इसके तो रंग ही न्यारे हैं। कोई भी चीज दो, इसे पसंद ही नहीं आती। एक तरफ सरका देगी और कहेगी नहीं चाहिए। शोभा मेरी बड़ी बहन है, रक्त का रिश्ता है हम दोनों में। मगर सत्य यह है कि जितना स्वार्थ और दोगलापन शोभा में है, उसके रहते वो अपनी बहू से कितना अपनापन सहेज पाए होगी, मैं सहज ही अंदाजा लगा सकती हूँ। चारू कैसी है और उसे कैसी चीजें पसंद आती हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैं जब पहली बार चारू से मिली थी तभी बड़ा सुखद सा लगा था उसका व्यवहार। बड़े अपनेपन से वो मुझसे बतियाती रही थी। चारू, शादी में पहना हुआ तुम्हारा वो हार और बुंदे बहुत सुंदर थे। कौन से सुनार से लिए थे? अरे नहीं मौसी जी, वे तो नकली थे। चांदी पर सोने का पानी चढ़े। मेरे पापा बहुत डरते हैं न, कहते थे कि शादी में भीड़ भाड़ में गहने खो जाने का डर होता है। आपको पसंद आया तो मैं ला दूंगी। कहती कहती सहसा चारू चुप हो गई थी। मेरे साथ बैठी शोभा की आंखों को पढ़ती पढ़ती सकपका सी गई थी चारू। बेचारी कुशल अभिनेत्री तो थी नहीं जो झट से चेहरे पर आए भाव बदल लेती। झुंझलाहट के भाव तैर आए थे चेहरे पर। उससे कहाँ भूल हुई है जो सांस घूर रही है। मौसी अपनी ही तो हैं, उनसे खुलकर बात करने में भला कैसा संकोच। जाओ चारू, उधर तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जरा पूछना उन्हें क्या चाहिए। यह कहते हुए शोभा ने चारू को मेरे पास से उठा दिया था। बुरा लगा था चारू को। चारू के उठकर जाने के बाद शोभा बोली, मेरी दी हुई सारी साड़ियाँ और सारे गहने चारू मेरे कमरे में रख गई है। कहती है कि बहुत महंगी हैं और इतनी महंगी साड़ियाँ वो नहीं पहनेगी।
अपनी माँ की ही सस्ती साड़ियाँ उसे पसंद हैं। सारे गहने उतार दिए हैं। कहती है उसे गहनों से ही एलर्जी है। शोभा सुनाती रही। मैं क्या कहती। एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू को उसने फूहड़ और नासमझ प्रमाणित कर दिया था। नाश्ता बनाने का प्रयास करती तो शोभा सबके सामने बड़े व्यंग्य से कहती, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें हमारे ढंग का खाना बनाना नहीं आएगा। हर घर का अपना अपना ढंग होता है। मम्मी, आप अपना ढंग बताइए, मैं उसी ढंग से बनाती हूँ, चारू शालीनता से उत्तर देती। नहीं बेटा, समझा करो, तुम्हारे पापा और अनुराग मेरे ही हाथ का खाना पसंद करते हैं। अपने चारों तरफ शोभा ने जाने कैसी दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसे चारू ने पहले तो भेदने का प्रयास किया और जब नहीं भेद पाई तो पूरी तरह उसे सिरे से ही नकार दिया। कोई भी काम नहीं करती, न खाना बनाती है न नाश्ता, यहाँ तक कि सजती संवरती भी नहीं है। अनुराग शाम को थका हारा आता है, सुबह जैसी छोड़कर जाता है वैसी ही शाम को पाता है। मेरे हिस्से में ऐसी ही बहू मिलने को थी, शोभा कहती। कल चारू को मेरे पास भेजना, मैं बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी, रहने दो, किसी भी समस्या का हल बात किए बिना तो नहीं निकलेगा न। शोभा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। वो यह भी तो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू किसी से बात करे। मैं जानती हूँ, चारू शोभा के व्यवहार की वजह से ही ऐसी हो गई है। बस भी कीजिए मम्मी, मुझे भी पता है कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। आपके साथ दम घुटता है मेरा। क्या एक कप चाय बनाना भी मुझे आपसे सीखना पड़ेगा? हद होती है हर चीज की। चारू एक बार हम सबके सामने ही बौखला कर शोभा पर चीख उठी थी। उसके बाद घर में अच्छा खासा तांडव हुआ था। जीजाजी और शोभा ने जो रोना धोना शुरू किया कि उसी रात चारू अवसाद में चली गई थी। अनुराग भी हतप्रभ रह गया था कि उसकी माँ चारू को कितना प्यार करती है। यहाँ तक कि चाय भी उसे नहीं बनाने देती, नाश्ता तक माँ ही बनाती हैं। बचपन से माँ के रंग में रचा बसा अनुराग पत्नी की बात समझता भी तो कैसे। अस्पताल रहकर चारू लौटी तो अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई। परेशान हो गया था अनुराग। एक दिन मैंने फोन किया तो बेचारा रो पड़ा था। अच्छी भली हमारे घर आई थी। मायके में सारा घर चारू ही संभालती थी। मैं इस सच को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे घर आई तो चाय का कप बनाते भी उसके हाथ कांपते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मौसी? उसे दीदी से दूर ले जा। मेरी बात मान बेटा। मम्मी तो उसकी देखभाल करती हैं। बेचारी चारू की चिंता में आधी हो गई हैं। यही तो समस्या है अनुराग बेटा। शोभा तेरी माँ है तो मेरी बड़ी बहन भी हैं, जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। मेरी बात मान तो तू चारू को कहीं और ले जा या कुछ दिन के लिए मेरे घर छोड़ दे। कुछ भी कर, अगर चारू को बचाना चाहता है तो चाहे अपनी माँ से झूठ ही बोल। अनुराग असमंजस में था, मगर बचपन से मेरे करीब होने की वजह से मुझ पर विश्वास भी करता था। टूर पर ले जाने के बहाने वो चारू को अपने साथ मेरे घर पर ले आया तो चारू को मैले कपड़ों में देखकर मुझे अफसोस हुआ था। मौसी, आप क्या समझाना चाहती हैं? मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है। बस अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारा 15 दिन का टूर है और दीदी को यही पता है कि चारू तुम्हारे साथ है। 15 दिन बाद चारू को यहाँ से ले जाना। अनुराग चला गया। जाते समय वो मुड़ मुड़ कर चारू को देखता रहा, पर वो उसे छोड़ने भी नहीं गई। 6-7 महीने ही तो हुए थे शादी को, पर पति के विछोह की कोई भी पीड़ा चारू के चेहरे पर नहीं थी। चूंकि मेरे दोनों बेटे बाहर पढ़ते हैं और पति शाम को ही घर पर आने वाले थे, इसीलिए हम दोनों उस समय अकेली ही थीं। चारू बेटा क्या लेगी, ठंडा या गरम? कुछ नाश्ता करेगी न मेरी बच्ची? स्नेह से सिर पर हाथ फेरा तो मेरी गोद में समा कर वो चीख चीख कर रोने लगी। मैं प्यार से उसे सहलाती रही। ऐसा लगता है मौसी कि मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होता मुझसे।
होता है बेटा, होता क्यों नहीं, तुम्हें तो सब कुछ आता है। चारू इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर बहू है हमारी। चारू मेरा हाथ कसकर पकड़े रही जब तक पूरी तरह सो नहीं गई। एक प्रश्न चिन्ह थी मेरी बहन सदा मेरे सामने, और आज भी वो वैसी ही है। एक उलझा हुआ चरित्र जिसे स्वयं ही नहीं पता उसे क्या चाहिए, जिसका हाँ इतना ऊंचा है कि हर रिश्ता उसके आगे बौना है। शाम को मेरे पति घर आए तब उन्हें मेरे इस कदम का पता चला। घबरा गए वो कि कहीं दीदी को पता चला तो क्या होगा, कहीं रिश्ता ही ना टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए। उम्र भर हमने दीदी की चालबाजी सही है, तब मैं बच्चों को तो दीदी की आदतों की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। जो होगा हो जाएगा, कभी तो आईना दिखाना पड़ेगा ना दीदी को। चारू की हालत देखकर मैं सुबकने लगी थी। चारू उठी ही नहीं। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, खाना सामने आया तो पति का मन भी भर आया। बच्ची भूखी है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, तुम जरा जगाने की कोशिश तो करो। आओ चलो मेरे साथ। रिश्ते की नजाकत तो थी ही, लेकिन सर्वोपरि थी मानवता। हमारी अपनी बच्ची होती तो क्या करते, जगाते नहीं उसे। जबरदस्ती जगाया उसे, किसी तरह हाथ मुंह धुला मेज तक ले आए। आधी रोटी ही खाकर वो चली गई। सोना मत चारू, तभी तो हमने बातें करनी है। मैं चारू को बहाने से जगाना चाहती थी। पहले से ही खरीदी साड़ी उठा लाई। चारू देखना, तुम्हारे मौसा जी मेरे लिए साड़ी लाए हैं, कैसी है? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तुम्हारी साड़ियाँ देखी थी न शादी में, जरा पसंद करके दे दो। यही ले लूं या बदल लूं? चारू ने तनिक आंखें खोली और सामने पड़ी साड़ी को उसने गौर से देखा। फिर कहने लगी, मौसा जी आपके लिए इतने प्यार से लाए हैं तो इसे ही पहनना चाहिए। कीमत साड़ी की नहीं, कीमत तो प्यार की होती है। किसी के प्यार को डुकारना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। आप इसे बदलना मत, इसे ही पहनना। शब्दों में सुलह कम, प्रार्थना ज्यादा थी। स्नेह से माथा सहला दिया मैंने चारू का। बड़ी समझदार हो तुम, इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? अपने पापा से, लेकिन शादी के बाद मेरी हर अच्छाई पता नहीं कहाँ चली गई मौसी। मैं नाकाम साबित हुई हूँ, घर में भी और नाते रिश्तेदारों में भी। मुझे कुछ आता ही नहीं। आता क्यों नहीं, मेरी बच्ची को तो बहुत कुछ आता है। याद है तुम्हारे मौसा जी के जन्मदिन पर तुमने उपमा और पकौड़े बनाए थे, जब तुम अनुराग के साथ पहली बार हमारे घर आई थी। आज भी हमें वो स्वाद नहीं भूलता, लेकिन मम्मी तो कहती हैं कि आप लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। इतना गंदा उपमा आपने पहली बार खाया था। यह सुनकर मेरे पति अवाक रह गए थे। फिर बोले, नहीं चारू बेटा, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूँ, इतना अच्छा उपमा हमने पहली बार खाया था। शोभा दीदी ने बहू से इस तरह क्यों कहा, इसीलिए उसके बाद यह कभी हमारे घर नहीं आई। आंखें फाड़ फाड़ कर यह मेरा मुंह देखने लगे। इतना झूठ क्यों बोलती है यह शोभा? रिश्तों में इतना जहर क्यों घोलती है यह शोभा? अगर सुंदर सुशील बहू आ गई है तो उसको नालायक प्रमाणित करने पर क्यों तुली है? इससे क्या लाभ मिलेगा शोभा को? तुम मेरी बेटी हो चारू। अगर मेरी कोई बेटी होती तो शायद तुम जैसी होती। तुमसे अच्छी कभी नहीं होती। मैं तो सदा तुम्हारे अपनेपन से भरे व्यवहार की प्रशंसा करता रहा हूँ। लगता ही नहीं कि घर में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ था। अपनी मौसी से पूछो, उस दिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, हमें भी ऐसी ही बहू मिल जाए तो जीवन में कोई भी कमी न रह जाए। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा विश्वास करो। मेरे सामने सब साफ होता गया। शोभा अपने पुत्र और पति के सामने भी खुद को बहू से कम सुंदर, कम समझदार प्रमाणित नहीं करना चाहती। दूसरी सुबह ही मैंने पूरा घर चारू को सौंप दिया। मेरे पति ने ही मुझे समझाया कि एक बार इसे अपने मन की करने तो दो,
खोया आत्मविश्वास अपने आप लौट आएगा। बच्ची पर भरोसा तो करो, कुछ नया होगा तो उसे स्वीकारना तो सीखो। इसका जो जी चाहे करे, रसोई में जो बनाना चाहे बनाए। कल को हमारी भी बहुएं आएंगी तो उन्हें स्वीकार करना है, न हमें। चाय बनाने में चारू के हाथ कांप रहे थे। वो डर रही थी तो मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, कोई बात नहीं, कुछ कमी होगी तो हम पूरी कर लेंगे। तुम बनाओ तो सही, बनाओ, शाबाश। मेरे इस अभियान में पति भी मेरे साथ हो गए थे। उन्हें विश्वास था कि चारू अच्छी हो जाएगी। शाम को घर आए तो पता चला कि 15 दिन की छुट्टी पर हैं। पूछा तो हंसने लगे, क्या करता, आज शोभा का फोन आया था। कहती थी 2 दिन के लिए यहाँ आना चाहती है। उसे मैंने टाल दिया। मैंने कह दिया कि कल से बनारस जा रहे हैं हम, मिल नहीं पाएंगे, इसलिए क्षमा करें। अच्छा, यह तो मैंने सोचा ही न था। पति की समझदारी पर भरोसा था मुझे। अब चारू के बहाने मैं भी घर पर रहकर आराम करूंगा। चारू नए नए पकवान बनाएगी, है ना बिटिया? मेरी खातिर आपको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सब बदल गया, मानो हमें बेटी मिल गई हो। सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक सब चारू ही करती रही। मेरे कितने काम रुके पड़े थे जो मैं गर्दन में दर्द की वजह से टालती जा रही थी, चारू ने निपटा दिए थे। घर की सब अलमारियां करीने से सजा दी और बेकार सामान अलग करवा दिया। घर की साज सज्जा का भी चारू को शौक है। फैब्रिक पेंट और ऑयल पेंट से हमारा अतिथि कक्ष अलग ही तरह का लगने लगा। नई सोच और नई ऊर्जा पर मेरी थक चुकी उंगलियां संतुष्ट एवं प्रसन्न थीं। काश ऐसी ही बहू मुझे भी मिल जाए। क्या दीदी को ऐसा नहीं लगता? फिर सोचती हूँ उसकी उंगलियां थकी ही कब थीं, जो बहू में सहारा खोजती। उसने तो आज तक सदा अभिनय किया और दांव पेच खेलकर अपना काम चलाया है। मेरी बनाई पाक कला पर बड़ी सहजता से अपना नाम चिपकाना, बनी बनाई चीज और पराई मेहनत का सारा श्रेय खुद ले जाना दीदी का सदा का शौक रहा है। भला इसमें मेहनत कैसी जो वो थक जाती और बहू का सहारा उसे मीठा लगता। अनुराग का फोन अक्सर आता रहता। चारू उससे बात करने से भी कतराती। पूछने पर बताने लगी, बहुत परेशान किया है मुझे अनुराग ने भी। कम से कम इन्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। मेरा मन नहीं है बात करने का। एक दिन चारू बोली, मौसी, मैं अपने मायके पापा के पास भाग जाना चाहती थी, लेकिन डरती हूँ कि पापा को मेरी हालत देखकर धक्का लगेगा। उन्हें भी तो दुखी नहीं करना चाहती। इस घर को अपने पापा का ही घर समझो। मैं हूँ ना, भावविह्वल होकर मेरे पति बोले थे। बरसों से मन में बेटी की साथ थी। चारू से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों किसी भी विषय पर अच्छी खासी चर्चा कर बैठते। बहुत समझदार और बड़ी सूझबूझ वाली है चारू, इसीलिए तुम्हारी बहन के गले में कांटे की तरह फंस गई। यह तो होना ही था। भला शोभा जैसी औरत इसे कैसे बर्दाश्त करती? मेरे पति बोले। 15 दिन बाद अनुराग आया और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर उसके सामने थे। मेरे घर की नई साज सज्जा, दीवार पर टंगी खूबसूरत पेंटिंग, सोफों पर पड़े सुंदर कुशन, मेज पर सजा स्वादिष्ट नाश्ता, सब चारू का ही तो किया धरा था। पता चला मैं क्यों कहती थी कि चारू को मेरे पास छोड़ जा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ उसे मनचाहा करने की आजादी दी है। पिछले 15 दिन से मैंने पलट कर भी नहीं देखा कि वो क्या कर रही है। जो लड़की मेरा घर सजा संवार सकती है, क्या अपने घर में निपट गंवार होगी? क्या एक कप चाय भी वो तुम्हें नहीं पिला पाती होगी? अपनी माँ का इलाज कराओ अनुराग, चारू तो अच्छी भली है। जाओ, जाकर मिलो उससे, अंदर है वो। शाम तक अनुराग हमारे ही साथ रहा। घर जाने का समय आया तो हम दोनों का भी मन डूबने लगा। अपने मौसा की छाती से लगकर चारू फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बिटिया, रोना नहीं। तुम्हारा अपना घर तो वही है न।
अब तुम्हें उसी को सजाना संवारना है। जब भी याद आए मत सोचना तुम्हारे पापा का घर दूर है, नहीं तो एक फोन ही घुमा देना, हम अपनी बच्ची से मिलने आ जाएंगे। हाथ में पकड़ी सुंदर टॉप्स की डब्बी इन्होंने चारू को थमा दी। पापा के घर से बिटिया खाली हाथ नहीं न जाती। जाओ बच्ची, फलो फूलो, खुश रहो। दोनों चले गए। हम उदास भी थे और संतुष्ट भी। पूरी रात अपने कदम का निकलने वाला नतीजा कैसा होगा सोचते रहे। सुबह सुबह इन्होंने शोभा दीदी के घर फोन किया। दीदी, हम बनारस से लौट आए हैं, आप आइए न कुछ दिन हमारे पास। और कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद हंसते हुए फोन रख दिया। सुनो, अब तुम्हारी बहन परेशान है, क्या उन्हें भी बुला ले? कह रही हैं चारू अनुराग के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पर गई थी और अब लौटी है तो मेम साहब के रंग ढंग ही बदले हुए हैं। कह रही हैं कि अपना और अनुराग का नाश्ता वो खुद ही बनाएंगी। हैरान रह गई मैं, तो क्या बहू की चुगली दीदी आपसे कर रही हैं? उन्हें शर्म है कि नहीं? मेरे पति खिलखिला कर हंस पड़े थे। हमारा प्रयोग सफल रहा था। चारू संभल गई थी। अब भोगने की बारी दीदी की थी। कभी न कभी तो उसे अपना बोया काटना ही पड़ता न, सो उसका समय शुरू होता है अब अक्सर ऐसा होता है, दीदी आती हैं और घंटों चारू के उसी अभिनय को कोसती रहती हैं जिसके सहारे दीदी ने खुद अपनी उम्र गुजारी है। कौन कहे दीदी से कि उसे आईना दिखाया जा रहा है? यह उसी पेड़ का कड़वा फल है जिसका बीज उसने हमेशा बोया है। कभी सोचती हूँ कि दीदी को समझाऊं, लेकिन जानती हूँ वो समझेंगी नहीं। भूल जाता है मनुष्य अपने ओछे कर्म को। अपने संताप का कारण कभी कभी वो स्वयं ही होता है। जरा सा संतुलन अगर रिश्तों में शोभा भी बना लेने का प्रयास करती तो न वो कल औरों को दुखी करती और न ही आज स्वयं परेशान होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।